सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, डॉक्टर सवीर कामत, सेक्रेटरी डीआरडीओ, श्री संजय मित्रा, former defense secretary, distinguished guests, ladies and gentlemen, I will deliver my speech in Hindi, not only Hindi but Hindi, English mixed, English. मलयालम मनोरमा ग्रुप की जानी मानी वीकली द वीक द्वारा आयोजित यह डिफेंस कॉन्क्लेव मैं मानता हूं कि यह कई मायनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। यह उनका पहला डिफेंस कॉन्क्लेव है और शायद पहली बार साउथ इंडिया से कोई बड़ा पब्लिकेशन हाउस दिल्ली में अपना कॉन्क्लेव कर रहा है। इसलिए मैं इस ग्रुप की और इस मैगजीन के इस एफर्ट की, इस कोशिश की खुलकर सराहना करता हूं, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं और यह इनका दिल्ली में पहला कदम है। इसलिए निश्चित रूप से चैलेंजेस रहे होंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ऐसे आयोजन मलयालम मनोरमा ग्रुप द्वारा दिल्ली में किए जाते रहेंगे। मित्रों, द वीक मैगजीन भारत की उन मैगजीन्स में से है जिनका एक बड़ा लॉयल रीडरशिप बेस है। बदलते समय को ध्यान में रखते हुए अब द वीक डिजिटल दुनिया में भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। आज ही मैंने उनकी डिफेंस की माइक्रो साइट को इनाग्रेट किया है आप सबके सामने। वे प्रिंट और डिजिटल दोनों ही मीडियम में अपनी सक्सेस के फुटप्रिंट छोड़ने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और इसके लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज के इस डिफेंस कॉन्क्लेव की थीम है फोर्स फॉर द फ्यूचर। यह तो आप लोगों ने भी देखा और महसूस किया है कि भारत में जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हमारी गवर्नमेंट आई है तो हमने डिफेंस सेक्टर के रिवाइवल के साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथनिंग को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक रखा है। मित्रों, सरकार में आने पर हमारे सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज थी वह डिफेंस को लेकर एक अजीब माइंडसेट को लेकर था, जो डिफेंस को लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विजन के अभाव से पैदा हुआ था, ऐसा मैं मानता हूं। उस समय फोर्स ऑफ द फ्यूचर, फोर्स फॉर द फ्यूचर की बात सोचने का भी साहस लोग नहीं करते थे, क्योंकि फोर्स ऑफ द प्रेजेंट के लिए भी कोई तैयारी दिखाई नहीं देती थी और देश में एक मजबूत डिफेंस सेक्टर होना चाहिए, इस पर कोई काम मजबूती से हो नहीं रहा था। अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को पूरा करने के लिए उस समय की बस यही सोच थी, बहुत होगा तो इंपोर्ट कर लेंगे। कोई कंपल्सन रहे होंगे, मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण थे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यह सब सारी बातें उनकी प्रायोरिटीज में नहीं थी। सबसे पहले हमने इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश की हमारी गवर्नमेंट ने। भारत अपनी डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा और देश में एक ऐसा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा जो केवल भारत की नीड्स को ही नहीं बल्कि दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट्स के पोटेंशियल को भी मजबूत करेगा। इस नजरिए से हमने डिफेंस सेक्टर पर काम किया है। साथियों, जब हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद हमने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया, डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की ओर ध्यान दिया, तो मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि पहले की सरकारों ने डिफेंस की मजबूती पर ध्यान दिया ही नहीं। पहले की सरकारों ने भी डिफेंस सेक्टर पर ध्यान दिया है। उन्होंने भी अपने ढंग से देश की डिफेंस आर्किटेक्चर को मजबूत करने की जितनी कोशिश कर सकते थे, कोशिश उन लोगों ने की है। पर हमारे और उनके बीच में बहुत बड़ा जो अंतर है, और वो बहुत बड़ा अंतर है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, वह है नजरिए का, यानी अप्रोच का और बदले माइंडसेट का। डिफेंस सेक्टर में भारत को मजबूत बनाने का जो हमारा अप्रोच है वो भारत के पोटेंशियल पर विश्वास करने का है। भारत के पोटेंशियल पर हमारा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। लेकिन पुरानी सरकारों का जो अप्रोच था वो कहीं न कहीं भारत के पोटेंशियल तथा कैपेबिलिटी को लेकर
डाउटफुल था। वह भारत की कैपेबिलिटी पर शायद उतना विश्वास नहीं करते थे जितना कि हमारी सरकार करती है। मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि डिफेंस सेक्टर में भारत को मजबूत बनाने की दिशा में हमने जो सबसे बड़ा काम किया है वह डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने का था, और इसके कुछ प्रयासों पर मैं आप लोगों से चर्चा भी करूंगा। जैसे हमने देखा कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं वो उस पुरानी व्यवस्था में भी बहुत अच्छा काम जितना होना चाहिए था शायद नहीं कर पा रही थी। अच्छा काम कर रही थी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितनी हमारी उम्मीद थी शायद हमारी अपेक्षा जितनी थी उस कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही थी। लेकिन नए समय को देखते हुए, नई जरूरतों को देखते हुए हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन किया ताकि वह और ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन सकें, वह और ज्यादा आउटपुट दे सकें, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ सके। और ऐसा नहीं है कि हमने इसे बिना सोचे समझे किया। और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जब कॉर्पोरेटाइजेशन हम कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना रहे थे, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी एक दिन भी उसके कर्मचारियों की लगभग 1,00,000-1,15,000 के कर्मचारी हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, एक दिन भी उनकी स्ट्राइक नहीं होने पाई। सबको कॉन्फ्रेंस में लेकर, सबको कन्विंस करके इस कदम को हमने उठाया है। हमने उनके एम्प्लॉइज के हितों का पूरा ध्यान रखा है और नेशनल सिक्योरिटी गोल्स का भी ध्यान रखा है। साथियों, नतीजा हमारे सामने है। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपने नए स्वरूप में बहुत ही अच्छा काम कर रही है और लॉस मेकिंग एंटिटीज की जगह प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स वो बन चुकी हैं। मैं मानता हूं कि 200 साल से अधिक पुराने स्ट्रक्चर को बदलना इस सेंचुरी का अब तक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। दुर्भाग्य से इसकी बहुत अधिक चर्चा नहीं होती है, इसलिए इसके अतिरिक्त डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है। इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के बारे में आपको क्लैरिफाई यहां करना चाहूंगा। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारी इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, वेपन्स हैं, हमारा यह फर्म कन्विक्शन है कि चाहे जो कुछ भी हो, किसी भी सूरत में इन आइटम्स को हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि भारत में बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों बनाएंगे। ऐसे आइटम्स जो हमने इसमें शामिल किए हैं उन्हीं को हम पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट कहते हैं। इसमें शामिल डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या 509 है। इनका प्रोडक्शन अब भारत की धरती पर ही किया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक इसी प्रकार हमारी डीपीएसयू द्वारा भी 5 लिस्ट जारी की गई। अब उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया, उसके लिए हमको आग्रह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमारे डीपीएसयू ने भी यह इनिशिएटिव लिया। उनमें शामिल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स होती हैं, सब सिस्टम्स हैं, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स सहित लगभग 5012 ऐसे आइटम्स को पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में उन्होंने डाला है। इनका भी प्रोडक्शन अब अनिवार्य रूप से भारत में ही किया जाएगा। इस बेहद मजबूती के साथ प्लान तरीके से आत्मनिर्भर और मजबूत डिफेंस सेक्टर बनाने की तरफ हम सब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जब हम मेक इन इंडिया की ओर बढ़ रहे थे तो उस समय हमने डोमेस्टिक कंपनीज के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा है। इसलिए सरकार ने डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट करने के लिए डिफेंस बजट का 75% डोमेस्टिक कंपनी से प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व किया हुआ है। यह डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने की दिशा में मैं मानता हूं कि हमारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने के जो हमारे इफर्ट्स हैं, उन प्रयासों का ही यह परिणाम है कि 2014 के आसपास जहां हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपये था, वही आज हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 1,27,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है।
और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह लगातार आगे बढ़ रहा है। इस साल हमारा टारगेट है कि डिफेंस प्रोडक्शन 1.60 लाख करोड़ को पार कर जाए इस साल, इसी साल, जबकि हमारा टारगेट 2029 तक 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन करने का है। 2029 तक। साथियों, हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी, हमारे सेक्रेटरी डीडी R&D डॉक्टर कामत भी बैठे हैं यहाँ, मैं इनसे इनकी पूरी टीम को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी TDF की भी स्थापना की। और TDF के माध्यम से यह प्रयास हो रहा है कि फ्यूचरिस्टिक एवं कटिंग एज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भारत में ही हो और भारतवासियों के हाथों में हो। और यह योजना DRDO द्वारा चलाई जा रही है और अब तक 29 ऐसे प्रोजेक्ट्स TDF के अंतर्गत अप्रूव हो चुके हैं और इनमें से 40% प्रोजेक्ट्स हाई रिस्क, फ्यूचरिस्टिक और कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। साथियों, हमने मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से यह इंश्योर किया है कि हम अपनी सेनाओं की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी नीड्स हैं, उनके लिए मॉडर्न वेपनरी भारत में ही निर्मित करें, यदि संभव हो तो हम उसे एक्सपोर्ट भी करें। और आज आप देख सकते हैं कि हम अपने इन प्रयासों में सफल हुए। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि 2013-14 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 686 करोड़ का था। वह आज 2024-25 में बढ़कर अप्रॉक्सिमेटली 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और करीब 100 कंट्रीज को हमारे देश में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारा यह टारगेट है कि इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ तक पहुंच जाए और 2029 तक 50,000 करोड़ का हमने टारगेट इंश्योर किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी पूरी कोशिश है। और वैसे मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा सा भाग्यवादी भी हूं, ईश्वर पर भी हमारा विश्वास रहता है। जरूर हमारी मुराद यह ईश्वर पूरा करेगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। और साथ ही साथ हमारी जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबके इफोर्ट पर भी हमारा पक्का विश्वास है। साथियों, हमने इनोवेटिव आइडियाज लाने वाले नौजवानों को भी काफ़ी इंसेंटिव दिए हैं, उनको काफ़ी प्रोत्साहित भी किया है। और मैं यहाँ विशेष रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस यानी आईडेक्स की चर्चा करना चाहूँगा। आईडेक्स को हम डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेकर आए हैं और इसके अंतर्गत हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने के लिए चैलेंज भी पोस्ट करते हैं। चैलेंजेज हमारे क्या है, और जो स्टार्टअप सेलेक्ट होते हैं उनको हम 1.5 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करते हैं। अब हम आईडेक्स से आगे बढ़ते हुए आईडेक्स प्राइम पर आए हैं और 1.5 करोड़ की मदद को हमने एकाएक बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। और हमारी DPSUs और सर्विसेज ने जितने भी चैलेंजेस दिए, हमारे नौजवानों ने उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है और सफलतापूर्वक उन चैलेंजेस को स्वीकार कर अंजाम भी दिया है। अब इस मुहिम में आगे बढ़ते हुए हमने प्राइम को भी अपग्रेड करके अदिति यानी एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स स्कीम को लॉन्च किया है, जहां हम अपने नौजवानों को तथा उनके स्टार्टअप्स को उनकी इनोवेशन की मदद के लिए पूरे 25 करोड़ तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस इस समय दे रहे हैं। साथियों, हमारा एक कदम क्लियर टारगेट है कि हमारी स्टार्टअप्स और MSMEs के हाथों को मजबूती दी जाए और इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2400 करोड़ रुपये से अधिक की परचेज
स्टार्टअप एमएसएमई से ही करने को मंजूरी दी है। स्टार्टअप और एमएसएमई से ही करने की मंजूरी दी है और 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए अप्रूव किए गए। भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी, अग्नि, ब्रह्मोस और सबमेरीन, आईएनएस अरिहंत, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत, एआई, ड्रोन, साइबर डिफेंस और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के डेवलप्ड नेशन जो कुछ भी हो रहा है वहां तक हमारी पहुंचने की कोशिश है। कितने स्टेप्स हम आगे बढ़े हैं इसका मूल्यांकन मैं नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि बाहर बैठे हुए लोग इसका सही और ईमानदारी के साथ उसका मूल्यांकन करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही है। हालांकि एरो इंजन निर्माण अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारे फार्मर चीफ भी यहाँ पर बैठे हैं, चौधरी जी हैं, मनोज जी पांडे हैं। समय समय पर इसको लेकर मैंने भी कई बार चिंता व्यक्त की है और हम लोग की तरफ से पूरे इफर्ट्स दे रहे हैं कि अब एरो इंजन भी भारत में बने और भारतवासियों के हाथों से बने। ये हमारी कोशिश है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, देर हो सकती है थोड़ी बहुत, ज्यादा देर नहीं होगी। जितनी देर हो चुकी, लेकिन इस टारगेट को भी हम लोग अचीव करने वाले हैं बहुत जल्दी। और कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के तहत हमने काफी प्रोग्रेस की है। भारत में एरो इंजन बनाने की कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए हमारी कई कंपनियां का विदेशी कंपनियां हैं, सैफ्रॉन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है, रोल्स रॉयस के साथ भी बातचीत चल रही है, जिनमें तेजस फाइटर प्लेन के लिए इंजन बनाने की जीई से टीओटी भी शामिल है, यह भी हो रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए इंजन बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। साथियों, भारत अब शिप बिल्डिंग में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आईएनएस विक्रांत जैसे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर और 90 से अधिक वारशिप्स आज हमारी अपनी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज से बने हैं। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के 97% से अधिक वारशिप्स अब भारतीय शिपयार्ड्स में बन रहे हैं। भारत द्वारा बनाए गए ये शिप आज मॉरिशस, श्रीलंका, वियतनाम और मालदीव जैसे फ्रेंडली कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को एक ऐसा देश बनाना जो न केवल अपनी रक्षा जरूरतें, अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस नीड्स खुद पूरी कर सके, बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने में पूरा सहयोग कर सके। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज भारत का डिफेंस सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रेजिलेंट बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और आज भारत का डिफेंस सेक्टर या सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी रेजिलेंट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। साथियों, आज के कुछ साल पहले तक सारी दुनिया भर के डिफेंस कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन ग्लोबलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन पर निर्भर थी जो दुनिया के कई देशों में बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड थी, मगर उनकी प्रोडक्ट डिलीवरी समय पर हो जाया करती थी, जिसे लोग जस्ट इन टाइम डिलीवरी मॉडल कहते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद ग्लोबली सिचुएशन स्टेबल होने के कारण यह मॉडल काम कर रहा था। लेकिन हाल के वर्षों में जो ग्लोबल सिनेरियो बदला है और कई ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और टैरिफ वार के कारण इस फॉरेन कंपोनेंट्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर ओवर रिलायंस के खतरे और जस्ट इन टाइम अप्रोच की खामियां यह स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रही हैं। अब दुनिया का डिफेंस सेक्टर जस्ट इन टाइम की जगह जस्ट इन केस डिलीवरी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। जस्ट इन केस मॉडल में अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैकअप प्लान्स जैसे प्लान बी, प्लान सी भी तैयार कर रहे हैं। इसमें जरूरी मॉडल का स्टॉक रखना, जरूरी माल का स्टॉक रखना, ज्यादा इन्वेंट्री बनाना और महत्वपूर्ण सामान को पास में ही बनाना
यह सब सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हैं। साथियों, भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमारे देश के डिफेंस प्रोडक्शन को तो मजबूत बना ही रहा है, साथ ही दुनिया के डिफेंस सप्लाई चेन को भी रेजिलिएंट और फ्लेक्सिबल बनाने की कैपेबिलिटी धीरे धीरे बना रहा है। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जहां नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के लिए काम कर रही हैं, वहीं ग्लोबल सप्लाई शॉक से मैन्युफैक्चरिंग को इंसुलेट भी कर रही है। साथियों, अब ग्लोबल सप्लाई चेन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और रियल टाइम एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां किसी रुकावट को पहले ही समझ सकती हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाए रख सकती हैं। भारतीय डिफेंस कंपनियों ने भी टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाना स्वीकार किया है, स्वीकार किया है लोग, और सप्लाई चेन्स में आए डिसरप्शंस का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार वो कर भी रही हैं, काफी हद तक किया भी है, और इस काम में सरकार से जो भी मदद चाहिए वो होगी, हम देने के लिए सदैव तैयार हैं। साथियों, हमारी गवर्नमेंट देश में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने के पीछे कोई जंग छेड़ने का, कोई वार छेड़ने का हमारा इरादा नहीं है। हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी एक क्रेडिबल डेटरेंस की तरह है। हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज एक क्रेडिबल डेटरेंस की तरह है, जिसका उद्देश्य पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाए रखना। हम यह भी जानते हैं कि यदि शांति को बनाए रखना है तो उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाते रहना यह भी बहुत आवश्यक है। शांति तभी संभव है जब हम मजबूत होंगे। इसलिए हम भारतीय सेनाओं को हमेशा फ्यूचर रेडी फोर्स की तरह मजबूत करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जब हम भारतीय सेनाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की बात करते हैं तो हमने कई सारे कदम भी उठाए हैं। एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हाल के वर्षों में हुआ है। आप सबको जानकारी है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का क्रिएशन करना। एक और काम जो हम कर रहे हैं वह है भारत में थिएटर कमांड को स्टैब्लिश करना। आज सेनाओं के तीनों विंग्स के बीच जो इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस देखने को मिल रहा है, वह भी मैं मानता हूं कि इसके पहले नहीं था, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और आज हमारी बॉर्डर पर खड़े जवानों के हाथों में मॉडर्न वेपन्स भी मौजूद हैं। अग्निवीर के बाद हमारी सेनाओं में नया युवा जोश भी आया है। बहुत सारे लोग तरह तरह की इस पर कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नया जोश भी उनके अंदर आया है। और इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं की भागीदारी भी पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। हिंद महासागर की गहराई से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक महिलाएं भारत के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को मजबूत कर रही हैं। साथियों, जब हम भारतीय सेना को मॉडर्न वॉरफेयर मशीन बनाने की बात करते हैं तो हम जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड वार के साथ साथ जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ वॉरफेयर के लगातार बदलते करैक्टर को भी सदैव ध्यान में रखते हैं। हमारा मानना है कि हर परिस्थिति कुछ न कुछ नए चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। और आप देखेंगे कि आज यूरोप में कई बड़े देश डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत ही गंभीरता दिखा रहे हैं और अपनी अपनी डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए यह एक अच्छा मौका है। बहुत सारी इंडियन कंपनीज और कुछ स्टार्टअप भी यह कैपेबिलिटी हमारे यहाँ रखते हैं कि वे ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, खासतौर पर डिफेंस सेक्टर में अच्छा काम कर सकें। मेरा मानना है कि वे इस डायनेमिक सिचुएशन में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज जरूर ढूंढ निकालेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं यह भी मानता हूं कि आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट्स और वार्स और अधिक वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल होंगे, और आप भी इस बात से सहमत होंगे। अनकन्वेंशनल और असिमेट्रिकल तौर तरीकों का इस्तेमाल बढ़ेगा, जितना आज है उससे बढ़ेगा। कई देशों में नॉन स्टेट एक्टर्स का पनपना और उनका आतंकवाद का सहारा लेना चिंताजनक है।
साथ ही टेक्नोलॉजी के तेजी से हो रहे विकास के कारण फ्यूचरवाद की तस्वीर भी काफी हद तक बदलने वाली है। आज साइबर और स्पेस डोमेन्स बड़ी तेजी से नए युद्ध क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। साथ ही पूरी दुनिया में नैरेटिव और परसेप्शन का भी एक वार लड़ा जा रहा है। इसलिए हम भारतीय सेनाओं को इन मल्टी स्पेक्ट्रम चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमारी सेनाओं को हॉलिस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग और रिफॉर्म्स, केवल कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं बल्कि रिफॉर्म्स, दोनों पर फोकस हमारी सेना फोकस कर रही है। और इनमें से कुछ बातों की चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर चुका हूं। रिफॉर्म्स हो या चाहे कैपेबिलिटी बिल्डिंग, यह एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है और इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने पर हमारा आज एक स्पेशल फोकस है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को और अधिक बढ़ावा देने के लिए और अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को और अधिक मजबूत करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। और मैं आपसे यह भी बता दूं कि हमारा यह संकल्प सिर्फ एक टैग लाइन नहीं है, बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की जो हमारा कदम है वह आने वाले समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेस और साथ ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती की एक्स्ट्रा लेयर प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत की नेशनल डिफेंस इसलिए मजबूत हुई है क्योंकि हमने उसे भारत की डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के अनुसार मजबूत करने की कोशिश की है। इसका परिणाम है कि आज न सिर्फ भारत डिफेंस सेक्टर मजबूत है, बल्कि भारत का स्टेचर भी मजबूती के साथ पूरी दुनिया में उभरा है। और इस सच्चाई को आप भी स्वीकार करेंगे कि आज के कुछ वर्षों पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितना सीरियसली लिया जाना चाहिए लोगों के द्वारा नहीं लिया जाता, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ भी बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत। और वह दिन दूर नहीं, भारत न सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के रूप में सामने आएगा, बल्कि हमारी मिलिट्री पावर भी दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पावर बनकर उभरेगी। टारगेट यही है, कोशिश भी यही है। आज के इस कार्यक्रम में इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं और साथ ही साथ द वीक और यह जो हमारा जो द वीक और मलयालम मनोरमा ग्रुप, इसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं।